तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, दूसरा मैग्नेटिक करेक्टर। देखिए हम यहाँ जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ है, एक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, सेकंड इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और एक्टिनाइड जो है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है नेचर में और उन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इसके बाद नेपच्यूनियम, अमरीकियम और प्लूटोनियम को आइसोलेट कैसे करते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का आपस में कंपैरिजन और डी और एफ ब्लॉक का कंपैरिजन, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं इस लेक्चर की स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अगर आपको लेंथेनाइड का लेक्चर याद है और आपने वो लेक्चर देखा हो तो आपने ये एक चीज़ नोट की होगी, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, इस वजह से उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है। वो लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते क्योंकि उनके चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लो होती है, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। और अगर लास्ट लेक्चर याद हो एक्टिनाइड का, तो उसमें मैंने ये बात बोली थी कि एक्टिनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 के अलावा +4, 5, 6, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होती है। तो एक्टिनाइड अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इनके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, और चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इनकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई है और ये किसी भी लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर इस बात को देखा जाए तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लेंथेनाइड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के बेसिक जो कैरेक्टर हैं और जो बातें हैं, किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है नहीं बनाता, तो पाइप कॉम्प्लेक्स बनाता है या नहीं बनाता, इसको हम इसमें बड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी को। इसमें पहली बात तो आप ये याद रख ही लीजिएगा कि एक्टिनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी हाई होती है, और इसका रीजन मैं साफ बता चुका हूं, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है। प्लस चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और रही बात इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, अगर इसकी बात करूं तो इसका रीजन साफ साफ है, इनकी चार्ज डेंसिटी जो है। ओके, अगर आवाज़ कम है तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए आवाज़ अगर सही आ रही है तो। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है, तो चार्ज डेंसिटी हाई होने का रीजन है इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना। जो लेंथेनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होते थे, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही उनकी ज़्यादा स्टेबल होती थी। लेकिन अब की बात करूं तो लेंथेनाइड के कंपैरिजन में एक्टिनाइड की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात की एक्टिनाइड की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लेंथेनाइड, और रीज़न है इनकी हाई चार्ज डेंसिटी, और हाई चार्ज डेंसिटी का रीज़न है इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होना। तो नेक्स्ट बात देखिए कि ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होता है। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्टेट में इनका, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होता है। ओके, ये लेक्चर कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपटीशन के अंदर जो +2 के बाद आप कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि कंपटीशन में जो आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड पढ़ रहे होते हैं, वो +2 का जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है उससे थोड़ा सा अपर पार्ट होता है, याद रखिएगा। तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा अपर पार्ट होता है। तो ऐसे केस के अंदर ओके ओके, बिल्कुल बेटा, आपकी +2 की जो क्लासेस है उनको जल्दी ही हम क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो +2 की क्लासेस ही है, बिल्कुल। तो जो अब देखिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं बता रहा था कि ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है।
इसका रीजन है कि कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आईआईटी की बात कर लीजिए, नीट की बात कर लीजिए, वो +2 लेवल के अंदर जो बेसिक है उससे थोड़ा सा अपर लेवल का पूछा जाता है। और वहां जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन नॉर्मली बीएससी या ग्रेजुएशन की जो क्लासेस है उनके अंदर ये चैप्टर है वहां पहले से ही थोड़े से एक्सटेंड करके दिए हुए हैं। तो इन लेक्चर को हमने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि जो कंपटीशन के बच्चे हैं, जो अभी क्योंकि डेट आ भी चुकी है, आपको पता है कंपटीशन की, तो कंपटीशन के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसके पर्पज से ही इन लेक्चर को प्रिपेयर किया गया है कि बीएससी के जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी इनको कर सके। सिलेबस हालांकि हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया कि किसका बीएससी का पहले कंप्लीट होता हो, लेकिन कंपटीशन के क्वेश्चन इससे बिल्कुल कवर होने वाले हैं। तो यहां देखिए हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की, और इसमें हमने कहा कि एक्टिनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी लैंथेनाइड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास चार्ज ज्यादा होता है। इस वजह से वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां देखिए कि ये जो एक्टिनाइड्स है अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कौन से कॉम्प्लेक्स ज्यादा बेटर बनाता है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का और या कोऑर्डिनेशन नंबर 9 के जो कॉम्प्लेक्सेस है उसके ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकी के कंपैरिजन के अंदर। और अगर कोई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जो है ऐसा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, क्यूबिक ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल होगी, या एंटी प्रिज्म स्ट्रक्चर जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। ऐसे ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और इसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरह के कोऑर्डिनेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो लैंथेनाइड का सेकंड लेक्चर था वहां मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं जो खासकर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ऐसा चिलेटिंग एजेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन डोनर एटम हो, ऐसा जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम हो, ऐसों के साथ क्या कर लेते हैं, आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं लैंथेनाइड। तो वही प्रॉपर्टी एक्टिनाइड के पास भी है कि वो ईडीटीए या हाइड्रोक्सो एसिड जैसे ऐसे लिगेंड जिनके पास जो है चिलेटिंग मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ऐसे लिगेंड्स के पास ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम हो तो ऐसे केस में वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि जैसे ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर मान लीजिए ये मेटल है और मेटल क्या करे और रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मान लीजिए लिगेंड्स के साथ अटैच हो जाए, तो मेटल क्या हो जाता है, उस कैविटी में चला जाता है, चारों तरफ रिंग है तो बीच में जो स्पेस बचता है उस मेटल उस कैविटी को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस मेटल पर दूसरे लिगेंड्स का अटैक हो पाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा मेटल हिडन फॉर्म में चला जाता है, रिएक्ट नहीं करता, और इस वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो चिलेटिंग एजेंट के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और खासकर ऐसे चिलेटिंग एजेंट के साथ जिनके पास ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम हो। इंपॉर्टेंट बात है ये। और अब देखिए कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनकी भी पाई कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम होती है, लेकिन लैंथेनाइड्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। ओवरऑल अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। रीजन क्या होता है पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, जो एफ वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग करवानी होती है आपको पी ऑर्बिटल्स के साथ जो लिगेंड्स होता है उसके, और ये तब भी पॉसिबल है जब आपके पास जो एफ ऑर्बिटल है उसका एफ ऑर्बिटल एक्सपोज हो बॉन्डिंग के लिए, और ये क्योंकि प्री पेनल्टीमेट शेल में होते हैं, अंदर से अंदर वाली शेल में होते हैं, इस वजह से जो एफ ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीट रूप से एक्सपोज नहीं हो पाते लिगेंड्स के फील्ड के साथ, और पाई बॉन्ड जो है वो नहीं बना पाते। लेकिन जो एफ के एक्सपोजर की बात करूं तो लैंथेनाइड में हमारे पास था 4f और एक्टिनाइड में हमारे पास है 5f। तो 5f जो है वो कम शील्डेड है एज कंपेयर टू 4f। तो 4f वाले इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं रखते थे पाई कॉम्प्लेक्स बनाने की, तो लैंथेनाइड तो पाई कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं बना रहा था। लेकिन एक्टिनाइड्स के पास 5f की लो शील्डिंग की वजह से वो कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है कि वो
पाई कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, लेकिन इसकी बहुत ही कम टेंडेंसी है कि वो पाई कॉम्प्लेक्स बना सके। लैंथेनाइड के कंपैरिजन में पूछा जाए तो बिल्कुल ज़्यादा है, और डी ब्लॉक के कंपैरिजन में पूछा जाए तो कम है। तो ओवरऑल आप यही कहेंगे कि एक्टेनाइड्स की पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। अब मोस्ट ऑफ एक्टेनाइड जिनकी हम बात करते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वो एल्कली मेटल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्सेस बनाने की कोशिश करते हैं। और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। अब एक्टेनाइड की अगर आपसे बात पूछे कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनको देखने को मिलते हैं, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनके मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन के अंदर। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इन सारी लाइंस के अंदर हमने बहुत ही बारीकी बारीकी बात जो कि एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं वो निकाले हुए हैं। और ये ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको नोट लिखना होता है उनके लिए आपके पॉइंट्स हो जाते हैं, जबकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक एक लाइन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा हुआ है। यस, अब मैं बात करता हूं सेकंड प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करता हूं। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ते ही माइंड में बात आती है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। हम जानते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि डायामैग्नेटिक कैरेक्टर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेड हो जाएं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन नहीं रहेगी, और स्पिन रिजल्टेंट स्पिन ना होने की वजह से वो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर बिहेव करता है। तो हम ऑलवेज, आपको याद होगा कि क्या चीज करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। आपको डी के केस में याद होगा मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैसे निकालते थे, फॉर्मूला होता था √NN+2 बोहर मैग्नेटन। यहाँ एन क्या होता था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता था। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने भी होते थे मैग्नेटिक मूवमेंट उतनी ही हाई होती थी। और मैग्नेटिक मूवमेंट किसको रिप्रेजेंट करता था, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। अब देखिए ये है बात डी ब्लॉक एलिमेंट के केस की, लेकिन हमने लास्ट जो लेंथेनाइड का टॉपिक था वहां एक और बात डिस्कस की कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं उनमें जो एफ ऑर्बिटल होता है उनके ऑर्बिटल की क्विंचिंग नहीं हो पाती। बात को ध्यान से सुनिए, इनके ऑर्बिट जो एफ वाले की ऑर्बिटल की क्विंचिंग नहीं हो पाती। अब ये क्विंचिंग वाला कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर अपनी स्पिन के ऊपर अगर अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है तो ये हुई इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं उनकी भी मोशन की वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर दो चीज़ों की वजह से होता है, एक तो ऑर्बिटल का न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन की वजह से। अब दो की वजह से अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर हुआ तो इसका मतलब रिजल्टेंट स्पिन की वजह से भी होगा और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। तो टोटल मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना है तो स्पिन की वजह से और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दोनों की वजह से निकालिए। तो एग्जैक्ट एंगुलर मोमेंटम तो एग्जैक्ट आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। तो लेकिन ये दोनों किसके केस में निकाले जाते हैं, ये दोनों निकाले जाते हैं सिर्फ एफ ब्लॉक के केस में। एफ ब्लॉक में तो स्पिन का भी रोल होता है, इसके अलावा आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी होता है। तो इन दोनों की स्पिन की वजह से आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन डी के केस में आप सिर्फ स्पिन की वजह से क्या कर लेते थे, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल लेते थे। जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन था सिर्फ उससे मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल लेते थे, क्योंकि उसमें जो ऑर्बिटल वाले का कंट्रीब्यूशन होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की जो मोशन होती है वो क्विंच हो जाती है, क्योंकि वो लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। इंटरेक्शन की वजह से ये क्विंच हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ स्पिन की वजह से के वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर बच जाता है, और उसी की वजह से हम कैलकुलेट करते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला से। तो देखिए मैं इस मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिस्कस करता हूं। पहली बात, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका ट्रांजिशन मेटल से भी डिफरेंट है और जो लेंथेनाइड है उससे भी डिफरेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टेनाइड्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर लेंथेनाइड से भी डिफरेंट है, और ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक वालों से भी डिफरेंट है। इसमें फर्क क्या है, ये ट्रांजिशन, इसकी वैल्यू ट्रांजिशन मेटल के मैग्नेटिक मूवमेंट से तो ज्यादा आती है, लेकिन लेंथेनाइड के कंपैरिजन में कम आती है। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखिए। अभी अभी जो मैंने आपको बात बोली थी थोड़ी देर पहले, वो ध्यान से सुनिएगा
कि क्या हुआ था लेंथेनाइड के केस में। लेंथेनाइड के केस में तो एस और एल दोनों का ही रोल था, लेकिन ट्रांजिशन मेटल के केस में सिर्फ एस का रोल था। तो जहां सिर्फ एस का था और एल की वजह से रोल ही नहीं था, इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल मतलब डी वालों का तो कम आएगा ही आएगा, ये तो हुई बात। अब रही बात लेंथेनाइड की, दोनों का सम था। अब एक्टेनाइड के केस में ऐसा क्या हो जाता है कि वैल्यू इससे कम हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि एक्टेनाइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f के अंदर है, और 5f जो 5f है वो बहुत ज़्यादा बाहर होने की वजह से, न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से क्या होता है, उसकी शील्डिंग पावर कम होती है। और शील्डिंग पावर कम, इसका साइज भी बहुत बड़ा है, और ये शील्ड अगर कम है तो ये क्या कर लेता है, जो लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इसके ऑर्बिटल तो क्या हुए, उनके साथ इंटरेक्शन में लग गए, तो इनकी मोशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ के केस में ये जो ऑर्बिटल की क्विंचिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सॉरी बिल्कुल भी नहीं होती। डी ब्लॉक के केस में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन एफ केस के केस में थोड़ी बहुत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। तो जो अगर आपको याद हो तो एक्टेनाइड के अंदर आप स्पिन ओनली फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक कैरेक्टर एल की वजह से भी आएगा। एफ में तो बहुत आएगा, याद रखिएगा। डी में ये होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में आप सिर्फ किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूला से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आपको याद होगा, जिसमें एस क्या है, एस इज द रिजल्टेंट स्पिन, और इसी फॉर्मूला से क्या बना था, ये जो एन एन प्लस 2 वाला जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये रूट वाला इसी से ही बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या देखना, सिर्फ स्पिन स्पिन की बात कर रहे हैं। कौन सी स्पिन है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है उसको स्पिन, रिजल्टेंट स्पिन की वजह से कैलकुलेट करते हैं, उसको स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ किसके केस में देखने को मिलता है, ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में देखने को मिलता है, क्योंकि एफ ब्लॉक वालों के अंदर एल का भी रोल होता है, जो मैंने लेंथेनाइड में समझाया। ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात करता हूं लेंथेनाइड्स की, क्योंकि मुझे लेंथेनाइड से भी कंपेयर करना है और डी से भी कंपेयर करना है। जबकि लेंथेनाइड में क्या हुआ करता था, लेंथेनाइड में ऑर्बिटल की जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होती थी। क्यों, क्योंकि वो बहुत अंदर होता था और वो बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिएक्ट नहीं करता था। ऑर्बिटल फ्री होते थे, जैसे ही मूव करते थे तो उनकी वजह से भी स्पिन जनरेट होती थी, और इसीलिए टोटल एल की वजह से और एस दोनों की वजह से, मतलब ऑर्बिटल की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से भी, दोनों की वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर जनरेट होना था। और उसको हम किससे कैलकुलेट करते थे, अगर याद हो तो इस फॉर्मूले से। ये देखिए, यहां एस वाला कंट्रीब्यूशन किसका है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन का, और एल का जो कंट्रीब्यूशन है किसका है, ऑर्बिटल की वजह से। और यहां एस प्लस एल दोनों की वजह से हम क्या कैलकुलेट करते थे, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट करते थे। किसके केस में, ये केस में लेंथेनाइड के केस में। लेकिन आज किसकी बात चल रही है, आज बात चल रही है एक्टेनाइड की। तो एक्टेनाइड में देखिए, मैंने कहा कि आपको डी से तो ज्यादा, क्योंकि डी में तो सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन होता है, और एफ से जो सेकंड, डी से ज्यादा तो ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एल का कंट्रीब्यूशन होता है, डी से तो ज्यादा ना आएगा ही आएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर। लेकिन अब क्वेश्चन तो ये उठा ना कि लेंथेनाइड से कम क्यों है, लेंथेनाइड से कम क्यों है मैग्नेटिक कैरेक्टर, इसकी बात करूं तो इसमें देखिए एल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जबकि एक्टेनाइड के केस में एल का कम कंट्रीब्यूशन है। अब ये कम और ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, अब 4f और 5f को कंपेयर कीजिए आप। 5f तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, उसके ऑर्बिटल जो हैं वो जो लिगेंड्स आते हैं उनके ऑर्बिटल के साथ थोड़े बहुत इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब वो ऑर्बिटल अगर इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे ही स्पिन होंगे उसकी वजह से उनकी स्पिन जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। इसलिए जो 5f वाले में कुछ ऑर्बिटल जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और करते हैं तो बहुत ही कम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल की वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर आना चाहिए था वो उतना नहीं आ पाता जितना आना चाहिए था, और जो बिल्कुल
अब देखिए ये ज़्यादा किस में आता है, ये वाला कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किस में होता है, लेंथेनाइड के केस में होता है, क्योंकि लेंथेनाइड में 4F की शील्डिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। शील्डिंग ज़्यादा होने की वजह से बाहर के लिगेंड्स 4F तक पहुंच ही नहीं पाते। अब 4F जब बिल्कुल किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्री है, तो इसके स्पिन की वजह से, इसकी मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक करैक्टर जनरेट होना है वो तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 4F के केस में, 4F मतलब लेंथेनाइड के केस में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्टेनाइड्स। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बात कही कि एक्टेनाइड्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, डी से तो ज़्यादा क्योंकि उसमें सिर्फ स्पिन की वजह से होता है, और लेंथेनाइड से कम क्योंकि लेंथेनाइड में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल वाला ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्टेनाइड्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब जैसे ये जो रीजन है मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल से आपको लिख के बता दिया। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें साफ है कि मैग्नेटिक करैक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का रीजन है अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे अब ये चाहिए यहाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि आप मेरी लास्ट वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को जिक्र किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो आपको बताएगी ना कि ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये बात किसकी थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहे थे हम, ये बात हम कर रहे थे मैग्नेटिक करैक्टर की। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ जो एक्टेनाइड्स हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी को मैंने कवर कर दिया। और अब मैं बात कर रहा हूं कि एक्टेनाइड्स नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक्टेनाइड्स के केस में अगर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसकी बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि जितने भी एक्टेनाइड्स होते हैं, जितने भी एक्टेनाइड्स हैं उनको रेयर एलिमेंट्स बोला जाता है। और इस बात पे मैं बहुत 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 बार कह चुका हूं कि आप इस रेयर का मतलब ये मत समझिएगा कि इनके सोर्सेज रेयर हैं, नेचर में इनके सोर्सेज रेयर हैं, बिल्कुल सोर्सेज रेयर नहीं है। तो रेयर क्या है, ये जिस ओर में अवेलेबल होते हैं वहां इनका अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए इनको रेयर कहा जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा मेरी बात। ये मैंने लेंथेनाइड्स के लेक्चर में बहुत डिटेल से आपको समझाया भी है, और एक्टेनाइड का जो पहला लेक्चर है उसमें भी बहुत डिटेल से समझाया। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उन लेक्चर को भी जरूर जरूर देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं कि एक्टेनाइड्स जो है, हम कहते हैं कि जो लेंथेनाइड्स होता है उसमें सिर्फ प्रोमिथियम ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। और एक्टेनाइड के केस में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं, वो रेडियो एक्टिव ही है। अब जो चीज है ही रेडियो एक्टिव, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो तो डीके करता होगा। तो ऐसी चीज हमें ऐसा लगता है कि नेचर में मिलती ही कहाँ होगी। अरे भैया ये तो तब से ही अवेलेबल है जब से अर्थ बनी है, ये तब से ही अवेलेबल है जब से अर्थ बनी है। इवन यूं कहूं जब से सोलर सिस्टम बना है तब से धरती पे ये चीज प्रेजेंट है। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास क्या है, ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनका लाइफ टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। इसलिए ये वाले तीन एलिमेंट ध्यान से देखिए, कौन सा, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये तो जब से हमारा सोलर सिस्टम बना है तब से ही प्रेजेंट है भाई। इसलिए आप यूं मत समझिए इनके सोर्सेज नहीं है, सोचो कि कितने अवेलेबल होंगे। तो अगर मैं थोरियम और यूरेनियम की बात करूं, ये बिल्कुल भी रेयर नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ये पाए जाते हैं। अब थोरियम कितना पाया जाता है इसकी बात करूं तो अर्थ के क्रस्ट में इसकी कंपोजिशन 8.1 पार्ट पर मिलियन है, जबकि यूरेनियम की बात करूं तो उसमें 2.3 ppm जो है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर आपको पाए जाते हैं। दोनों थोरियम और यूरेनियम मिल जाएंगे। अब ये बात करूं इसका मतलब इनका अबंडेंट कितना, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हम जिसको टिन मेटल की बात करते हैं, ये तो टिन मेटल से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इनको रेयर कहें, ये बात तो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। आप इनको रेयर इस वजह से मत कहिए कि आप कभी ये सोचें कि ये सोर्स इनके कम अवेलेबल है, बिल्कुल इनके सोर्स अवेलेबल है। तो सोर्स अवेलेबल है तो किस फॉर्म में अवेलेबल है इनकी बात करें तो इनका जनरल अगर बात करूं तो जो मिनरल है वो है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से क्या किया जाता है, यूरेनियम और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब कैसा होता है पिच ब्लेंड, ये देखिए, ये फोटो देखिएगा आप, ये पिच ब्लेंड की के एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा। ये एक रॉक का पार्ट है जो आपको पिच ब्लेंड को दिखा रहा है।
अब क्या होता है पिच ब्लेंड ओवरऑल देखा जाए तो इसमें यूरेनियम होता है इन द फॉर्म ऑफ U3O8, मतलब ऑक्साइड की फॉर्म में यूरेनियम आपके पास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, अमरीकियम, ये वो सारे जो जिसको हमने एक्सट्रैक्ट, अमरीकियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा लेड होता है, बिस्मिथ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट बात ये ऑक्साइड यूरेनियम जरूर चाहे ऑक्साइड की फॉर्म में हो, ओवरऑल ये सिलिकेट की फॉर्म में है, रेत के साथ आपको प्रेजेंट होता मिलेगा। सिलिकेट SiO4 नेगेटिव यूनिट को बोलते हैं भाई। तो ये तो क्या हुआ, ये तो एक मिनरल की बात हुई कि आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा। दूसरे मिनरल की बात करता हूं, वो है कार्नोटाइट। कार्नोटाइट इज द सेकंड मिनरल ऑफ डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक्टेनाइड्स की। याद देखिए इसमें यूरेनियम है, लेकिन किसके साथ प्रेजेंट है, वेनेडियम के साथ है, पोटाशियम के साथ है। आप देखिए ये इनके साथ जो मेटल है ये इनके ओर के अंदर साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही आप इनके ऊपर मेटलर्जी अप्लाई करेंगे तो यूरेनियम के साथ ये भी आ जाएंगे, इसलिए इनको सेपरेट करना अपने आप के अंदर बाद में एक प्रोसेस भी होता है जिसकी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो कैसा होता है कार्नोटाइट, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कार्नोटाइट की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम कार्नोटाइट का है भाई। तो इसी की बात करूं, अब देख सकते हैं इसमें भी यूरेनियम क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट था। अब इसके और मिनरल की बात करता हूं, उसका अगला मिनरल है यूटेनाइट। उसका अगला मिनरल है यूटेनाइट। इसमें देखिए यूरेनियम इसमें भी ऑक्साइड की फॉर्म में, लेकिन ये फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये सिलिकेट में था, ये ऑक्साइड में था, जबकि ये फॉस्फेट की फॉर्म में है। ये डिफरेंस आप देख लीजिए, उसमें एल्कली मेटल और डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ वो प्रेजेंट था, जबकि इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ये प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि कैसा होता है यूटेनाइट। इसकी बात करूं तो आप देखिए ये डायग्राम, ये ग्रीन कलर का जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये यूटेनाइट का है। तो ये क्या है, इनके जनरल क्या है, ये इनके और हैं, जिससे आप एक्टेनाइड्स को क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करने का काम करोगे। अब मैं इसके एक्सट्रैक्शन के मेथड को डिस्कस करता हूं, यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन के मेथड को। ओके, तो ये आप डायग्राम देखिए, मान लीजिए आपके पास पिच ब्लेंड प्रेजेंट है, आपने और कौन सा ले लिया, पिच ब्लेंड ले लिया। सबसे पहले आप इसको बेस के साथ ट्रीट करवा दीजिए, और बेस कौन सा है, सोडा, Na2CO3 के साथ, वो एक पाउडर है, उसके साथ इसको फ्यूज करवाइए, रिएक्ट करवाइए, हीट कीजिए, मेल्ट होगा। जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोनेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। किसमें, कार्बोनेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, और इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके साथ फ्यूज करके आप इसको क्या करवा दीजिए, सॉल्यूशन बनवा दीजिए। सॉल्यूशन बनने के बाद आप इसमें क्या कीजिए, देखिए क्या होगा, जो यूरेनियम वाले हैं वो तो क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर कोई चीज वहां प्रेजेंट है, बाकी अगर कोई चीज वहां प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, जैसे ही आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही सल्फेट बनेंगे, और उनके सल्फेट इनसोल्यूबल होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रह जाएंगे, और यूरेनियम और इनके जो सल्फेट है वो सोल्यूबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो डिजोल्व हो जाए। पहले वो कार्बोनेट की फॉर्म में रहेंगे, याद रखिएगा, वो डिजोल्व हो जाएंगे, आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। और बाकी अगर उसमें कोई इंप्योरिटी है तो उसका क्या होगा, वो सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। तो आप क्या कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर होने से अब आपके पास क्या चीज आ गई, सिर्फ यूरेनियम का ही जो कंपाउंड है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आपके पास आ चुका है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप उसमें एक्सेस के अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपके पास यूरेनियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। अब जैसे यूरेनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होना चाहेगा, देखो पीछे मैंने बताया कि सोडियम, पोटाशियम या फिर कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। जैसे पीछे मैंने देखा कि लेड प्रेजेंट है, बिस्मिथ प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, जो हैवी मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो जैसे ही आपने एक्सेस के अंदर कार्बोनेट डाला तो बाकी सारे के सारे तो जो मतलब इंप्योरिटी के तौर पे हैं वो तो क्या करेंगे, उनके कार्बोनेट भी बनेंगे और यूरेनियम का भी कार्बोनेट बनेगा। तो दोनों के कार्बोनेट में क्या डिफरेंस है कि जो हैवी मेटल हैं, डी ब्लॉक वाले हैं या उनकी बात करते हैं, उनका कार्बोनेट तो क्या है, इनसोल्यूबल है, और वो तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, सेपरेंगली सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल है, इस वजह से वो तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और यूरेनियम का जो कार्बोनेट है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में तो यूरेनियम का हुआ ना, देखिए। तो इसलिए जो हैवी मेटल वाले हैं कार्बोनेट वो तो अलग हो गए। तो जो इम्प्योरिटीज है, आपने पहले इससे सोडियम कार्बोनेट और इसको ऐड करने से आपने क्या कर दिया, आपने इंप्योरिटी है अलग कर दी, और आपके पास सिर्फ जो और है वो आपके पास अवेलेबल है।
अब आपने क्या किया, क्योंकि कार्बोनेट डालने से अगर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में बेस में अगर डिजोल्व होता है तो आपने एसिड डाल दिया। एसिड डालते ही वो दोबारा से क्या होगा, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो देखिए पहले इंप्योरिटी जो थी वो क्या कर रही थी, पहले तो सारी इंप्योरिटीज जो थी वो प्रेसिपिटेट बना रही थी बेस में, और अब क्या हुआ, जैसे ही आपने एसिड डाल दिया तो एसिड डालते ही जो यूरेनियम है उसने क्या किया, प्रेसिपिटेट बना दिया। तो उसके प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हुए और आपने उसको क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया। तो फिल्टर करने के बाद आपने इसने अमोनियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवा दिया। अमोनियम कार्बोनेट के क्योंकि बेस फिर से डाल दिया तो वो फिर से क्या होगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बाकी कोई इंप्योरिटी है तो अब निकल जाएगी। ओवरऑल आप ध्यान से देखिए, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम को बार बार बेस और एसिड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं ताकि सॉल्यूशन को कंसंट्रेट किया जा सके, ताकि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और बच जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि इनके और के जो और मिनरल होता है इसमें जो इनका अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है, तो बाकी इंप्योरिटीज इनकी बहुत ज्यादा होती है। इंप्योरिटी को अलग करना ही सारा मेन काम है। तो बार बार कंसंट्रेशन की जा रही है, उसको एसिड बेस के साथ ट्रीट करवाया जा रहा है, बाहर से केमिकल डाल रहे हैं। और केमिकल डालने के इस मेथड को लीचिंग बोला जाता है। इसका मतलब ओवरऑल आप क्या करवा रहे हैं, लीचिंग करवा रहे हैं। पहले बेस के साथ ट्रीट करवा के सॉल्यूशन बना रहे हैं, इंप्योरिटी हटा रहे हैं, क्योंकि इंप्योरिटी बेस के साथ जो है वो सॉल्यूशन नहीं बना पाती और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाती है। तो आप बार बार क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले आपने बेस डाल दिया तो जो लेंथ एक्टिनाइड्स का जो यूरेनियम था उसने, जो एक्टिनाइड्स है उन्होंने तो क्या कर दिया, डिसोल्व हो गए। और बाकी जो इंप्योरिटी जब वो नीचे सेटल डाउन होगी, आपने फिल्टर कर लिया, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बचा उसमें क्या हुआ भाई, सॉल्यूशन बचा उसके अंदर आपके पास है क्या, सॉल्यूशन में फिर आपके पास एक्टिनाइड्स ही तो बचे ना। लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं इसमें इंप्योरिटी और ज्यादा है, तो आपने इसमें एक बार एसिड डाल दिया, तो उस चीज को क्या किया, जो एक्टिनाइड्स है वो तो नीचे बैठ गए, क्योंकि एसिड डालते ही वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे। अब आपने प्रेसिपिटेट अलग किया, तो आपको तो यूं लग रहा है ना कि इस बार एक्टिनाइड आ गया, तो आपने दोबारा से बेस डाल के उसका सॉल्यूशन बना दिया कि अगर अभी भी कोई इंप्योरिटी है तो वो क्या हो जाए, आप इसको रिजेक्ट कर दो। तो आप इस एसिड बेस की ट्रीटमेंट को बार बार करके आपने क्या किया, आपने सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर कंसंट्रेटेड कर दिया। अब कंसंट्रेशन ऑफ वर्क करने के बाद तो सिंपल सा मेथड, जब आपके पास ये है ही ऑक्साइड की फॉर्म में, अगर नहीं है मान लीजिए कार्बोनेट की फॉर्म में है, आपको याद हो कार्बोनेट की फॉर्म में हो तो आपको ऑक्साइड में बदलना आसान हो जाता है। तो आप क्या करवा दीजिए, कैल्सिनेशन करवा दीजिए, और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको थोड़ा सा बर्न कीजिए। जैसे ही आप जलाओगे तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, कोई एल्कली मेटल के आपने क्या कर दिया, एक रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी, और जिसमें एल्यूमिनियम एज ए मेटल के तौर पे रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। दैट मेथड इज एल्यूमिनोथेरेपी। तो आपने क्या किया, एल्यूमिनियम पाउडर को यूज कर लिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को खुद खींच लेगा। तो अब यूरेनियम आपके पास क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ। तो आप ध्यान से सोचिए कि अब तक यहां तक जो काम हुआ दैट इज लीचिंग। अब ये जो सारा काम था वो क्या हो रहा था, दैट इज लीचिंग। और यहां जो आपने किया ये क्या था, दैट इज कैल्सिनेशन। यहां जो किया वो क्या था, दैट इज रिडक्शन। और मेटल आपके पास क्या है, अब मेटल आपके पास अवेलेबल है कौन सा, एक्टिनाइड। अब सोच के देखिए ये काम आपने किसके लिए किया, आपने तो यूरेनियम के लिए किया ना, लेकिन उस यूरेनियम में थोरियम, प्लूटोनियम, अमरीकियम और भी एक्टिनाइड प्रेजेंट थे। उनका कोई स्पेसिफिक और नहीं है, ये ऑलवेज यूरेनियम के साथ मिलते हैं। तो ये सोचिए कि आपके पास जो यूरेनियम आया है वो अकेला यूरेनियम नहीं है, उसके साथ कोई और भी एक्टिनाइड मेटल है। तो आप उस यूरेनियम वाले मेटल से एक्सट्रैक्ट कीजिए, जिसको आपने याद होगा जब आपको मेटल मिल जाता है और उसमें डिफरेंट जो मेटल प्रेजेंट होते हैं, तो मेटल को सेपरेट करने के लिए आप जो मेथड यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एज द रिफाइनिंग। लेकिन हम यहाँ जो है, जो बाकी मेटल है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम फेंक नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक्टिनाइड्स है। इसीलिए हम अब इस यूरेनियम से बाकी इसमें कौन कौन से एक्टिनाइड प्रेजेंट है उनको अलग करने के मेथड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमरीकियम है, उसको हम यूरेनियम से अलग कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने यूरेनियम को निकाला है। तो इसकी जो स्कीम है उसको ध्यान से देखिए, ये रही इसकी स्कीम।
अभी जो आपके पास यूरेनियम आया है, अभी आपके पास यूरेनियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप क्या कीजिए, उसको नाइट्रिक एसिड में डाल दीजिए। जैसे ही आप नाइट्रिक एसिड के कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डालोगे तो ये यूरेनियम जो है, जो अभी आपको ऑब्टेन हुआ है, इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट और प्रेजेंट है, ये सारे के सारे डिसोल्व हो जाएंगे। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें प्लूटोनियम एक्सपोज करिए, प्लूटोनियम 4 पॉजिटिव में है और यूरेनियम जो है आपके पास ऑक्सी एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आप इसे क्या कर दीजिए, अब इसे ट्रीट करवा दीजिए टीबीपी। टीबीपी इज द ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट। आप किससे ट्रीट करवा दीजिए, ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट, क्योंकि ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट के साथ जैसे ही आप ट्रीट करवाएंगे, बाकी जितने भी इसके अंदर क्या है, जितने भी इसके अंदर जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सारे के सारे डिसोल्व हो जाएंगे टीबीपी में और सॉल्यूशन बना लेंगे। ये ध्यान से देखिए, इसका मतलब यूरेनियम और प्लूटोनियम बच गया, वो नहीं बना पाए। अगर कोई नेपच्यूनियम अमरीकियम कोई है वो अलग हो गए, इनके लिए आप अलग मेथड यूज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ध्यान से, अभी आपके पास क्या आया, अगर ये सॉल्यूशन की फॉर्म में चले गए तो अभी आपके पास सॉलिड फॉर्म में कौन बचा, अभी यूरेनियम का ऑक्सी एसिड और प्लूटोनियम, ये अभी भी आपके पास प्रेजेंट है। तो आप क्या कर दीजिए, आप इनमें से प्लूटोनियम को अलग करने के लिए, प्लूटोनियम की अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4 पॉजिटिव है, तो आप इसको रिड्यूस करवा के 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 पॉजिटिव जो है वो पानी के अंदर सोल्यूबल है, 3 पॉजिटिव वाटर सोल्यूबल है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अब ये 4 पॉजिटिव है, इसको रिड्यूस करवा के 3 पॉजिटिव में बदल दीजिए, ताकि इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो प्लूटोनियम सेपरेट हो जाए। तो प्लूटोनियम को सेपरेट करने से पहले, प्लूटोनियम को सेपरेट करने की कंडीशन क्या है, ऑक्सीडेशन चेंज करना। तो मैंने प्लूटोनियम की अभी ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 पॉजिटिव, इसको 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करवा दिया, रिड्यूस। देखिए जैसे ही रिड्यूस किया तो प्लूटोनियम जैसे ही 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया तो प्लूटोनियम तो हुआ भैया सेपरेट। क्यों, क्योंकि प्लूटोनियम तो डिसॉल्व हो गया। प्लूटोनियम क्योंकि 3 पॉजिटिव में है, उसकी सोल्युबिलिटी आई है, वो तो हो गया डिसॉल्व। अभी कौन नहीं हुआ, अभी भी टीबीपी में कौन है, टीबीपी में यूरेनियम का ऑक्साइड अभी भी प्रेजेंट है, ऑक्सी एसिड अभी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब आपके पास 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, देख सकते हो 2 सॉल्यूशन। एक में क्या चीज़ है, एक में तो आपके पास यूरेनियम का ऑक्सी एसिड है, एक में आपके पास क्या है, प्लूटोनियम है। तो दोनों के लिए ट्रीटमेंट करता हूं, तो मैं पहले यूरेनियम की बात करता हूं। ये देखिए, आप दोबारा से उसको क्या कीजिए, नाइट्रिक एसिड के साथ करवाइए, तो ऑक्सी एसिड दोबारा से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नाइट्रेट बन गया तो आप इसको इवेपोरेट करवाइए। बाकी सारा का जैसे आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, अगर कोई ऑक्साइड या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसको जैसे स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो नाइट्रेट क्या करेगा, नाइट्रेट गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। सिर्फ आपके पास यूरेनियम का क्या बचेगा, ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड आपके पास बच गया। आप रिडक्शन करवा दीजिए, यूरेनियम आपके पास मिल जाएगा। तो ये तो हुआ यूरेनियम को अलग करने के मेथड। अब मैं बात करता हूं दूसरी साइड प्लूटोनियम की तरफ। तो जैसे ही आपने प्लूटोनियम 3 पॉजिटिव आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में है, आपने उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अभी आपने रिड्यूस किया था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते ही दोबारा से वो 4 पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा। और 4 पॉजिटिव स्टेट क्या है, सोल्यूबल नहीं है, तो जैसे ही वो नहीं है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग होने की कोशिश करेगा। आप बाहर से केमिकल डाल दीजिए, और केमिकल आपने क्या डाल दिया, ऑक्सैलिक एसिड, तो ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे ही वो सॉल्यूशन बनेगा, प्लूटोनियम 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो वैसे ही आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए एजेंट डाल दिया, कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सैलेट जो है वो प्लूटोनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जैसे ही बनाएगा प्रेसिपिटेट बनेंगे, आप उसको फिल्टर कर लीजिए और बाद में आप उसको गर्म कर दीजिए स्ट्रॉन्ग हीट। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या करेगा, ऑक्सैलेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, प्लूटोनियम का ऑक्साइड आपके पास बन जाएगा, और बाद में प्लूटोनियम का ऑक्साइड बनने के बाद आप इसको रिड्यूस कर लीजिए। रिडक्शन से क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगी और प्लूटोनियम ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस केमिस्ट्री को यूज करते हुए जो डिफरेंट यूरेनियम के साथ और एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करते हैं। आप एक बार सिलेबस उठा के देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप केमिस्ट्री समझाइए सेपरेशन की भी, और आप एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम समझाइए। ये दोनों ही स्कीम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपके एग्जाम में आने के पूरे आसार हैं। अब मैं बात करता हूं, एक सिलेबस में एक और टॉपिक मेंशन है, दैट इज द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि यूरेनियम तक के जो एलिमेंट है वही क्या थे, वो नेचर के अंदर के लिए अवेलेबल है, और उसके बाद वाले तो मैन मेड है, नेचर में लैब के, सॉरी नॉट नेचर में, लैब में इनको प्रिपेयर किया गया है बाय द आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मेथड।
तो जो यूरेनियम के बाद वाले जितने एलिमेंट है जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनको लैब में प्रिपेयर किया गया है, दैट आर कॉल्ड एज द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ओके, अब कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है ये देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास यूरेनियम है, आप बनाना क्या चाहते हो, आप नेपच्यूनियम बनाना चाहते हो, इस पे फोकस कीजिए। एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर नेपच्यूनियम फ्रॉम द यूरेनियम। देखिए, ये ध्यान से देखिए, आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा, पहले आप क्या करवाइए, बम्बार्डमेंट करवाइए न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन जब भी आप अटैक करवाओगे तो क्या होता है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर, सॉरी न्यूट्रॉन का जो चार्ज और मास की बात करूं तो चार्ज 0 और मास 1 है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन जाके बम्बार्ड होगा तो उसके न्यूक्लियस के साथ वो एक मास नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जो जो 238 है वो तो किस में हुआ, 239। लेकिन यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है वो। ओके, न्यूट्रल है वो। तो नंबर क्या रहा, 92। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो उसकी पहचान क्या है, उसका एटॉमिक नंबर ही तो है ना। तो नंबर तो क्या है, 92। तो 92 ये इसका मतलब वो क्या है, यूरेनियम ही है। तो ये क्या बना, यूरेनियम के एक आइसोटोप से यूरेनियम का दूसरा आइसोटोप बना पहले। अब आप इसमें से क्या कर दीजिए, बीटा डीके करवा दीजिए। तो बीटा डीके में ऑलवेज आप एक इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 0 कंसीडर किया जाता है, 0 यूनिट, और चार्ज -1। -1 चार्ज को अगर आप निकाल रहे हो दैट इज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंक्रीज हो गया। देखो माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस। तो आप एक एटॉमिक नंबर राइज करवा दीजिए। तो जब भी बीटा डीके होता है, आपको याद हो तो हमने रेडियो एक्टिविटी के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसमें हम क्या कहते हैं, अगर किसी में से अल्फा एमिट होता है तो जो एलिमेंट है उसको 2 ग्रुप पीछे कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया उसका। लेकिन अगर बीटा डीके होता है तो उसको एक ग्रुप आगे खिसका दीजिए। क्यों, क्योंकि उसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो ऑलवेज याद रखिएगा, बीटा एमिशन से एक पीरियोडिक नंबर जो एक एटॉमिक नंबर है वो राइज कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, बीटा एमिट हुआ। तो बीटा से एटॉमिक नंबर एक राइज हुआ, वो क्या हुआ, 92 से 93। लेकिन उसका मास क्या है, 0। मास क्या है, 0। इसीलिए क्या हुआ, मास 239 पहले था, 239 ही अब है। इसका मतलब मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क किस पे पड़ा, एटॉमिक नंबर पे। और क्या हुआ, जो आपके पास अभी 92 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट था वो किस में कन्वर्ट हुआ, 93 एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ। और ये क्या चीज है, दैट इज द नेपच्यूनियम। ये बात समझ लीजिए। यस, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन इतना सा ही पूछे कि आप नेपट्यूनियम प्रिपेयर कीजिए विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम, तो आप कहिए कि पहले बम्बार्डमेंट करवाइए किसकी, न्यूट्रॉन की, और फिर करवाइए, फिर क्या करवाइए, बीटा डीके। यस, तो ये जोड़ दीजिए और ये निकाल दीजिए। तो क्या होगा, आपके पास जो नई चीज़ बनेगी वो क्या हो जाएगी, इसको एन और बीटा लिखते हैं। इसका मतलब पहले जो चीज़ है वो ऐड होती है, बाद में जो चीज़ है वो रिलीज होती है। तो आप क्या करवा दीजिए, पहले न्यूट्रॉन अटैक करवा दीजिए और बीटा डीके करवा दीजिए। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास नेपच्यूनियम बन जाएगा। अब आपसे पूछे, देखिए आपको प्लूटोनियम बनाना है, तो प्लूटोनियम का नंबर है 94। तो आपको 93 से 94 बनाना है, एटॉमिक नंबर ही तो राइज करना है ना। आप फिर से बीटा डीके करवा दीजिए। देखिए, लेकिन फर्क इतना सा है, प्लूटोनियम का नंबर जो होता है, नंबर होता है 241। दिक्कत ये है, और ये कितना है, दैट इज द 239। तो 239 से 241 करना है आपको, 2 नंबर क्या करने हैं, राइज करने हैं। तो लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करना, तो न्यूट्रॉन अटैक करवा दीजिए। एक न्यूट्रॉन से एक एटॉमिक नंबर राइज होगा, दूसरे न्यूट्रॉन से फिर एक एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर राइज होगा, तो 2 मास नंबर तो बढ़ गया। देखिए 239 से 2 न्यूट्रॉन अटैक होने से 2 मास नंबर इंक्रीज होके 241 हुआ। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता भाई। तो अगर आपसे कहे कि आप नेपच्यूनियम से क्या बनाइए, आप प्लूटोनियम बनाइए, तो आप क्या कहोगे कि पहले तो एक बीटा डीके करवा दीजिए। यस, तो आप 2 न्यूट्रॉन ऐड करके ऐसे कोमा लगा दीजिए, किसके, बीटा के। इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन ऐड कर दीजिए और एक बीटा पार्टिकल एमिट करवा दीजिए। क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा प्लूटोनियम। तो ये हुआ दूसरी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं अमेरिकियम आप कैसे बनाओगे। तो इंपॉर्टेंट बात अमेरिकियम की, पहले एटॉमिक नंबर मास नंबर देख लीजिए, 95 242। और जो चीज़ आपके पास अब अवेलेबल है वो क्या है भाई, ये देखिए 241 और 94। तो 94 से 95 करवाना है, बीटा डीके तो करना पड़ेगा भाई। तो
तो 94 से 95 करवा दिया बीटा डीके से। ध्यान से देखिए, ये तो एटॉमिक नंबर राइज हुआ, बिकम अमेरिकियम, लेकिन अभी एटॉमिक मास 241 है और मास चाहिए क्या 242। तो क्या करवाऊं, तो आप करवा दीजिए 242 करने के लिए एक न्यूट्रॉन। तो आप याद रखिएगा, ऐड करने वाली चीज तो आप पहले लिखिएगा और एमिट होने वाली बाद में। तो इसमें न्यूट्रॉन पहले और तो बीटा डी के बाद में करवा दीजिए। ओके, तो इसमें आप क्या लिखोगे, एक एन और एक बीटा। क्लियर, ओके। अब आपके पास क्या चीज बन गई, आपके पास बनी अमेरिकियम। अब मान लीजिए आप अमेरिकियम से क्या बनाना चाहते हैं, अमेरिकियम से आप बनाना चाहते हैं कैलिफोर्नियम, जो 98 नंबर है। तो वही बात, 96 से एक बढ़ा दो, फिर एक और बढ़ा दो, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये आप स्कीम समझ गए होंगे। तो जो भी आपको अब देखिए, जैसे 242 से 243 करना है और यहाँ से 95 से 97 दो एटॉमिक नंबर राइज करने हैं, आप हीलियम ऐड कर दीजिए और न्यूट्रॉन निकाल दीजिए। इससे क्या बन जाएगा, इससे आपके पास बर्केलियम भी बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की बात की, कैसे आप प्रिपेयर करोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको 3 चीज लिख के दे देंगे और कह देंगे यूरेनियम से बना दीजिए, किसी को कह देंगे नेपच्यूनियम से बना दीजिए, किसी को किसी से बोल देंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं और उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें एक्टेनाइड्स के बारे में सारी की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी है और अब लास्ट जो कंसेप्ट पर हमारे हैं वो क्या है, कंपैरिजन। तो देखिए, आप एक्टेनाइड का कंपैरिजन आपको लेंथेनाइड से भी करना पड़ेगा और एक्टेनाइड का कंपैरिजन आपको डी ब्लॉक एलिमेंट से भी करना पड़ेगा। तो अब मैं बात करता हूं कंपैरिजन किसका, लेंथेनाइड का और एक्टेनाइड का आने के बहुत 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 आसार। पहले सिमिलैरिटी की बात करता हूं, दोनों की ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल थी, दोनों का ही लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब शेल में भरा जा रहा था। याद हो तो लेंथेनाइड में 4F में और एक्टेनाइड में 5F के अंदर। दोनों का साइज ही बहुत बड़ा है। तो और इनके साइज में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट गए थे कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। आपको याद हो तो लेंथेनाइड के केस में इसका नाम दिया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनाइड के केस में हमने इसको कहा था एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, ये बात क्लियर। और दोनों का स्पेक्ट्रा शार्प आया करता था। आप स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी पढ़िए, फर्स्ट लेक्चर में थी, थर्ड लेक्चर में थी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी पढ़िए। ये बात साफ साफ लिखी थी कि इनका स्पेक्ट्रम जो आता है वो लाइंस की तरह आता है, ब्रॉड नहीं होता। और इसका दोनों इनके कलर का रीजन आपको बताया था, FF ट्रांजिशन, यस। और ये भी कहा था कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि इनका चार्ज ज्यादा नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बात भी हमने डिस्कस की क्योंकि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो सकते हैं, चार्ज जल्दी आ सकता है और आसानी से रिएक्टिविटी शो करते हैं। और ये कलर्ड होते हैं और ये नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट की फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके ये वाले वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट इनके इनसोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। और ये आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। ये तो वो बातें हैं जो इनकी कॉमन है, ये तो वो है जो क्या है, इनकी कॉमन बातें हैं। और अब मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या है, अब जो बात है हमारी वो है डिफरेंसेस की। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इनके डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। देखिए लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में डिफरेंस क्या है, तो देखिएगा ध्यान से कि एक में 4F में इलेक्ट्रॉन गया था तो एक में 5F में। 4F की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 5F। 4F अंदर है भाई और 5F बाहर है। न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर है उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम है। और उसकी बात करें तो लेंथेनाइड जो थे वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल थे, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल थे, +4 वाला तो एक सीरियम ही था। जबकि एक्टेनाइड्स वाले जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होते हैं, +6 +7 तक हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी। आप देखिए डिफरेंस, देखिए लेंथेनाइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है जबकि एक्टेनाइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहें तो पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं क्यों है, एक एक प्रॉपर्टी को वहां पर डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए, अब हमने बात की कि दोनों के शील्डिंग पावर की, 4F अंदर होने की वजह से उसकी शील्डिंग पावर क्या है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू 5F के। 5F बोर बाहर होता है, उसकी शील्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू 4F क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है और F ऑर्बिटल का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसकी शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू उतनी ही कम होती है, याद रखिएगा। तो ये मोस्ट ऑफ कलरलेस थे, इसका रीजन आपको बताया। ऐसा नहीं कि मोस्ट ऑफ कलरलेस मतलब कलर नहीं था,
कलर्ड थे, ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन इनके पास जो F0 था जिसमें F में इलेक्ट्रॉन नहीं था वो सारे कलरलेस थे, लेकिन इनमें मोस्ट ऑफ वो भी कलरलेस नहीं है। क्यों नहीं है? जब भैया F में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्यों नहीं है कलरलेस? तो इसलिए नहीं है क्योंकि एक्टिनाइड्स वाले जो होते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस बनाने की भी कैपेसिटी रखते हैं, तो इसलिए जो लिगेंड्स का चार्ज है वो इनके एफ में आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन हो जाती है और उसकी वजह से इनका कलर आ जाता है। तो अगर मैं कलर्ड की बात करूं तो लैंथेनाइड के कंपैरिजन में एक्टिनाइड जो होते हैं वो ज्यादा कलर्ड होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक की बात करूं, पैरामैग्नेटिक की वैल्यू लैंथेनाइड की ज्यादा आएगी, एक्टिनाइड की कम। और एक्टिनाइड के केस में देखिए, जहां तो एफ की जो आपको मैंने कंट्रीब्यूशन बताया स्पिन का भी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी, तो जहां तो देखो कंप्लीट वैल्यू ही निकालनी है वो तो निकल जाएगी। तो लैंथेनाइड के केस में ये मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना आसान है। और मैं ये कहूं कि भैया कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तो है लेकिन उतना नहीं है, तो उतना नहीं है का ये क्या बताऊं कि कितना का है? इसका मतलब मैं ये कहूं कि है भी और ये भी नहीं बता सकता कि कितना का है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इसके एल वाले की वैल्यू को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया, तो ओवरऑल इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया। तो मैं यूं कह सकता हूं कि लैंथेनाइड वाले ज्यादा मैग्नेटिक जरूर होते हैं, लेकिन एक्टिनाइड का मैग्नेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना लैंथेनाइड के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऑक्सोकैटायन बनाने की बात करूं तो ऑक्सोकैटायन लैंथेनाइड जो है वो नहीं बना सकते, एक्टिनाइड बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी लैंथेनाइड में कम होती है, एक्टिनाइड में ज्यादा होती है, क्योंकि एक्टिनाइड के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, उनके पास चार्ज ज्यादा होता है, जबकि लैंथेनाइड के पास कम होता है। अब लैंथेनाइड में हमने देखा सिर्फ प्रोमीथियम ऐसा था जो रेडियो एक्टिव था, एक्टिनाइड तो भैया सारे ही रेडियो एक्टिव हैं। लैंथेनाइड वाले सारे के सारे बेसिक ज़्यादा हुए। बेसिक की बात करूं, इनकी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से इनका साइज छोटा हो जाता था, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इनके हाइड्रोक्साइड के रिलीज होने के चांसेस कम थे, इस वजह से ये कम बेसिक थे, जबकि एक्टिनाइड जो है साइज बड़ा होने की वजह से ज़्यादा बेसिक होते हैं। और मैंने कहा कि ये ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते, जबकि ये ऑक्सोकैटायन बना सकते हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो डिफरेंस है एग्जाम में आने के पूरे पूरे आसार हैं। जिनको थ्योरेटिकल एग्जाम देना है उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और अब मेरे पास लास्ट जो टॉपिक बचा है वो ये है कि डी में और एफ में आप कंपैरिजन कर दीजिए। अब भैया डी वाले जो है उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, डी सब शेल में, एफ वालों का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। डी का शील्डिंग इफेक्ट इतना नहीं होता, ज़्यादा होता है, एफ का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। आप डिफरेंस के तौर पे देखें तो देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाएंगे, लास्ट इनका एफ में भरा जाएगा, उनको ट्रांजिशन मेटल कहा गया था, जबकि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती थी, याद कीजिए, क्योंकि उसमें डी भी पार्टिसिपेट करता था और लास्ट वाला एस भी पार्टिसिपेट करता था। तो डी ऑर्बिटल वालों की ऑक्सीडेशन वेरिएबल होती थी, एक एक एलिमेंट कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा, कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता था, जबकि इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और बात करें तो वो वाले ज़्यादा स्टेबल थे, जबकि ये कम स्टेबल है, रेडियो एक्टिव है मोस्टली। आपने देखा ये वाले जो थे, जो डी वाले थे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात की, इनकी ज़्यादा थी, इनकी कम है। और इनकी बात करूं तो इनमें शील्डिंग जो थी डी की वो ज़्यादा होती है, इनमें कम, उनमें कॉन्ट्रैक्शन, एफ वालों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पाई जाती है, लेकिन लैंथेनाइड के केस में डी ब्लॉक वालों के केस में किसी तरह की कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंस हुआ किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बीच में। और इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है।